हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आरपीएम सीरीज में लेकर आए हैं एक और जबरदस्त चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस। दोस्तों, इस चैप्टर में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एटम के बारे में। एटम के अंदर देयर आर सर्टन थियरीज जो है, जैसे सबसे पहले डाल्टन थियरी आई, देन थॉमसन मॉडल आया, रदरफोर्ड मॉडल आया। ये आप सब लोगों ने कई बचपन में भी सुना है, बहुत ही अच्छे से याद भी है। नेक्स्ट है हमारा बोर्स मॉडल। ये इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकली और उस पर क्वेश्चन आने के बड़े चांसेस रहते हैं। बोहर अंकल ने 3 पोस्टुलेट दिए। उसमें पहला पोस्टुलेट था कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल। सेकंड पोस्टुलेट था कि ये जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहे हैं वो बोहर्स ऑर्बिट बोलते हैं, उनको स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। और इन इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहता है, दैट L equal to mvr, which is equal to nh upon 2 pi. We can say that angular momentum is equal to integral multiple of h by 2 pi. Clear? And the third postulate is that कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ये अलग अलग ऑर्बिट में होंगे तो उनकी एनर्जी जो है ऑर्बिट के अकॉर्डिंग चेंज होगी। तो जब वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेंगे, है ना, तो वो जो एनर्जी का डिफरेंस है, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जब जंप करेंगे तो वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेडिएशन, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकलती है और उसी एनर्जी के पैकेट को हम फोटोन बोलते हैं और वो एनर्जी इक्वल होती है एच न्यू के। तो हायर एनर्जी माइनस लोअर ऑर्बिट एनर्जी इक्वल टू एच न्यू, और एच न्यू इज द एनर्जी ऑफ फोटोन। देन उसके बाद में हम बात करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा की। तो अब स्पेक्ट्रा मतलब जो रेडिएशन निकली है उसकी वेवलेंथ जो है वो हमें निकालना है। फॉर्मूला होता है 1 अपॉन वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू आर, where r equal to rh into z square. Z is the atomic number and rh is, my dear, रेडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। एंड ब्रैकेट में आ रहा 1/n² माइनस 1/m²। एन जहां पर होता है हमारा लोअर ऑर्बिट नंबर और एम होता है हायर ऑर्बिट नंबर। क्लियर? देन अगर हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम में स्पेशली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करें तो देयर आर सर्टेन सीरीज। तो सबसे पहले सीरीज होती है लाइमन सीरीज, जहां हम लोअर ऑर्बिट नंबर को आप रख देंगे 1। देखो यही है सबसे इंपॉर्टेंट, लोअर ऑर्बिट को, ये जो एन है जिसमें अगर 1 रख देते हैं तो वो सीरीज बन जाती है लाइमन सीरीज। और इसके अंदर जो वेवलेंथ आ रही है वो यूवी रीजन की होती है। बाल्मर सीरीज में आप लोअर ऑर्बिट नंबर एन को आप रख दीजिए 2, और हायर ऑर्बिट नंबर कुछ भी हो सकता है। फिर अगर हायर ऑर्बिट नंबर लाइमन में देखोगे तो 2, 3, 4, 5 एंड अप टू इन्फिनिटी। बाल्मर में क्या हो जाएगा, हायर ऑर्बिट नंबर हो जाएगा 2, लोअर है तो हायर क्या हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी होता है। सिमिलरली पास्टन के अंदर क्या होना चाहिए, एन इक्वल टू 3, लोअर ऑर्बिट नंबर 3 होना चाहिए, ब्रैकेट में लोअर ऑर्बिट नंबर 4 एंड फंड में लोअर ऑर्बिट नंबर 5। हायर ऑर्बिट 5 से ज्यादा होगा, फिर 6, 7, 8, 9 सो। क्लियर है? तो ये याद रखना है, इनके रीजन याद रखने हैं ताकि हमारे पास में अगर थियरी बेस्ड क्वेश्चन आता है तो हम कवर कर पाएंगे। चलिए, उसके बाद में अगर हम बात करें इसी में इसके फॉर्मूले के, कुछ फॉर्मूले भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला है वो है वेव नंबर से रिलेटेड। वेव नंबर मतलब होता है 1/λ, और अभी जो मैंने आपको बताया है कि आर एच मतलब रेडबर्ग कांस्टेंट। ये जो फॉर्मूला लिखा है हमें ये लिखने याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, यह हमें याद करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ इसका वैल्यू याद रखना है 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर यूनिवर्स। क्लियर? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला भी हमें पता है, एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, वेर एन मतलब ऑर्बिट नंबर हो गया, वी मतलब हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम मतलब हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इंपॉर्टेंट आता है। जो पोस्टुलेट्स की हेल्प लेके, फर्स्ट एंड सेकंड पोस्टुलेट की हेल्प लेके हम रेडियस ऑफ ऑर्बिट निकालते हैं। अब यहाँ आप याद क्या रखिए, रेडियस ऑफ और रेडियस ऑफ ऑर्बिट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑर्बिट नंबर के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। और वी कैन से दैट, आप चाहे थोड़ा और डिटेल में जाए तो आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² अपॉन जेड। जेड मतलब हो जाएगा एटॉमिक नंबर। कभी आपको हाइड्रोजन की अलावा कोई और एटम का रेडियस पूछ ले तो आप ये फॉर्मूला आपके लिए हेल्प। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द एन ऑर्बिट नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई ऑर्बिट नंबर 1 में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी ये है, तो ऑर्बिट नंबर 2 में इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो आप इस रिलेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं। E2 माइनस E1 इक्वल टू एच न्यू होता है, बिल्कुल सक्सेसिव। अगर हम एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस जो हो रहा है वो किसके इक्वल होगा, एच न्यू के इक्वल होगा। और यहाँ से
अगर हम चाहें तो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट वो भी हम निकाल सकते हैं, और वो ऑर्बिट का एनर्जी का फॉर्मूला है वो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर, जेड मतलब एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन के अलावा कोई और ले रहे हो, हाइड्रोजन होंगे तो जेड का वैल्यू 1 डाल देना, अपॉन एन स्क्वायर। एन मतलब हो जाएगा ऑर्बिट नंबर, कौन से ऑर्बिट की आपको एनर्जी चाहिए। अगर हम ग्राउंड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तो एन को 1 रख दीजिए। फर्स्ट एक्साइटेड ऑर्बिट, फर्स्ट एक्साइटेड ऑर्बिट मतलब सेकंड ऑर्बिट होगा वो हमारा, है ना। तो वहां एन की जगह पे हम 2 डाल देंगे और वहां से हमें उस ऑर्बिट की जो है एनर्जी मिल जाएगी। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और याद रखिए 13.6 अपॉन -13.6 अपॉन एन स्क्वायर ये फॉर्मूला है, और ये एनर्जी ईवी में आती है दोस्तों। ये एनर्जी किस में आती है? ईवी में। सिमिलरली सेम अगर हम बात करेंगे तो एनर्जी है, ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, दोनों ही जो है ये भी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे? एन स्क्वायर के। ये रिलेशन मैं आपको बोलूंगा दोस्तों, याद रखो, ये रिलेशन याद रख लो। बिल्कुल, ये रिलेशन याद रख लीजिए, काम आएगा। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है नेगेटिव ऑफ ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कर देंगे, और वी कैन से दैट टोटल एनर्जी का एक और फॉर्मूला होगा बिल्कुल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, ये दोनों रिलेशन हमें याद रख लेने हैं, है ना। ये दोनों रिलेशन हमें याद रखने हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा, अब दोस्तों यार, अब हम आते हैं न्यूक्लियस वाले पार्ट पे। किस पे आते हैं दोस्तों? न्यूक्लियस वाले पार्ट। न्यूक्लियस वाले पार्ट को अगर हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं ना दोस्तों, तो उसका कंपोजिशन देखा जाता है। जेड मतलब एटॉमिक नंबर होता है, ए मतलब मास नंबर होता है, और एन मतलब न्यूट्रॉन नंबर। अगर न्यूट्रॉन नंबर चाहिए होता है तो हमेशा हम ए माइनस जेड कर देते हैं। क्लियर। आपको कभी भी न्यूक्लियस की साइज निकालनी है ना, तो आप ये फॉर्मूला यूज करिए, आर इक्वल टू आर नोट ए टू दी पावर 1/3। ए मतलब मास नंबर, मास नंबर से आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर टू द पावर 1/3। क्लियर। एंड अब यहाँ पर एक और चीज मैंने बोला है, वो है डेल्टा एम। डेल्टा एम का मतलब होता है मास डिफेक्ट। और जब भी हमें बाइंडिंग एनर्जी निकालनी होती है ना, तो उसका फॉर्मूला होता है मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर। व्हाट इज मास डिफेक्ट? मास डिफेक्ट का मतलब हो रहा है, सपोज जैसे कोई न्यूक्लियस है, तो पहले हमने न्यूक्लियस का मास मेजर कर लिया। क्लियर। फिर हमने क्या किया, उस न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स है उनका अलग से मास मेजर किया, न्यूट्रॉन्स उनका अलग से मास मेजर किया, और वो टोटल मास को माइनस कर दिया हमने जो कलेक्टिव मास मेजर किया था न्यूक्लियस से, तो वो हमें देता है मास डिफेक्ट। और मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर करेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी मिलेगा। और बाइंडिंग एनर्जी क्या है? दिस इज अ मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू एमिट एनी न्यूक्लियस फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से किसी भी न्यूक्लियन को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर है। अगर हम उतनी एनर्जी देंगे तो वो बाहर निकल पाएगा। क्लियर है। तो अब जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी, उसका मतलब वो उतना ही स्टेबल कंडीशन में होगा। क्लियर है। उतना ही वो क्या होगा? स्टेबल कंडीशन पे। और एक और इंपॉर्टेंट बात, डेंसिटी हर न्यूक्लियस की माय डियर कांस्टेंट होती है। डेंसिटी हर न्यूक्लियस की माय डियर क्या होती है? कांस्टेंट होती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो चलिए आते हैं फॉर्मूले वाले पार्ट पे। देखिए सबसे पहले जब हम यहाँ फॉर्मूले पर डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का फॉर्मूला अब आपके दिमाग में बैठ गया होगा। न्यूक्लियर डेंसिटी, ये फॉर्मूला भी याद रखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ याद रखें एवरी न्यूक्लियस की डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। मास डिफेक्ट का फॉर्मूला जैसे कि मैंने बताया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जिसको हम एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं इनटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन विल गिव यू दैट। वो जो हमने अलग अलग उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं उन कंस्टिट्यूएंट्स का अलग अलग मास निकाल के उनको ऐड किया, और फिर उस मास को हमने उसके ओरिजिनल न्यूक्लियस के मास से माइनस किया। तो जो मास डिफेक्ट आ रहा है, जो ये डिफरेंस आ रहा है, वही डिफरेंस को अगर हम सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, एम सी स्क्वायर जो हमारा फॉर्मूला हो रहा है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, ये हमें देगा बाइंडिंग एनर्जी। और जिस मैंने जैसे आपको वापस से बोला है, बाइंडिंग एनर्जी जिसकी ज्यादा होगी वो उतना ही स्टेबल होगा। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना है तो उसको डिवाइड कर दिया हमने किससे? मास नंबर से, तो वो हमें देगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्यूजन और फ्यूजन के लिए। क्यों होता है न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन? टू इंक्रीज देयर बाइंडिंग एनर्जी। वो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ा के अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, इसीलिए न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन होता है। क्लियर। देन फिर हम अंदर घुसते हैं, वो है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में आपको एक चीज समझ में आ जाएगा,
रेडियो एक्टिविटी इज ए न्यूक्लियर इवेंट। न्यूक्लियस के अंदर से कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं, इसी को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव डीके। वो पार्टिकल में पहला पार्टिकल है अल्फा पार्टिकल। जब भी अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेगा दोस्तों, आप देखिए इस एलिमेंट में से अल्फा पार्टिकल बाहर निकल रहा है। अल्फा पार्टिकल मतलब विच इज इक्विवेलेंट टू हीलियम का न्यूक्लियस, मतलब उसमें से 2 प्रोटॉन्स बाहर निकलेंगे और 4 न्यूक्लियॉन्स बाहर निकलेंगे। इसीलिए देखिए A-4 किया मैंने और Z-2 करूंगा तो ये नया एलिमेंट बनेगा, तब हमारा अल्फा पार्टिकल बाहर निकल रहा है। सिमिलरली दूसरा जो इसमें से पार्टिकल निकलते हैं हमारे रेडियो एक्टिविटी में, वो होते हैं बीटा डीके। कि बीटा डीके में भी दो, बीटा डीके बेसिकली कब आता है, जब ये न्यूट्रॉन जो है ना, जब ये स्प्लिट होता है, न्यूट्रॉन स्प्लिट होके एक बनाएगा पॉजिट्रॉन और दूसरा बनाएगा इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव चार्ज बनाएगा। क्लियर? अब न्यूक्लियस के अंदर है, अब न्यूक्लियस में से अगर ये पॉजिटिव पार्ट न्यूट्रॉन के ब्रेक होने के बाद जो पॉजिटिव बाहर निकलेगा तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव बीटा डीके। अगर ये नेगेटिव बाहर निकलेगा तो उसको बोलेंगे नेगेटिव बीटा डीके। जब ये पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा, अब ये नेगेटिव बन जाएगा। अब न्यूक्लियस के अंदर ये नेगेटिव बच गया तो ये नेगेटिव क्या करता है, ये प्रोटॉन्स के साथ मिक्स हो जाता है और प्रोटॉन्स प्लस ये नेगेटिव मिलकर न्यूट्रल हो जाते हैं। न्यूट्रल हो गया मतलब ये इन्होंने नया न्यूट्रॉन बना दिया, तो इसका मतलब नया न्यूट्रॉन फ्रेम हो गया है। अब नया न्यूट्रॉन फ्रेम हो गया है तो हमारा मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। किसके अंदर? मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा जब पॉजिटिव बीटा डीके हो रहा है। तो आप देख सकते हो मास नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ है, बट उसका एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी क्या हो गया है, 1 से कम हो गया, क्योंकि वो एक प्रोटॉन इस नेगेटिव के साथ मिक्स होकर उसने न्यूट्रॉन बनाया। तो देख सकते हैं जब पॉजिटिव बीटा डीके होगा तो हमारा एटॉमिक नंबर 1 से कम हो रहा है, Z-1 हो रहा है, और इसमें जो है न्यूट्रॉनो बाहर निकलता है। ये न्यूट्रॉनो का अगर हम लोग बोलेंगे तो कोई चार्ज वार्ज होता नहीं है, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेगेटिव बीटा डीके, तो बड़ा फेमस है। नेगेटिव बीटा डीके होगा मतलब ये नेगेटिव बाहर निकल गया तो बचा कौन अभी? पॉजिटिव। और वो पॉजिटिव नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के साथ मिलकर एटॉमिक नंबर को 1 से बढ़ा देता है। तो याद क्या रखेंगे, जब भी नेगेटिव बीटा डीके होगा तो हमारा जो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा। जब भी पॉजिटिव बीटा डीके होगा एटॉमिक नंबर 1 से कम होगा। मास नंबर में दोनों ही केस में चेंज नहीं होंगे। और जब गामा डीके होता है तो गामा डीके में नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसमें किसी में चेंज होता नहीं है। क्लियर है? मतलब आपका एटॉमिक नंबर चेंज होने वाला नहीं है, मास नंबर चेंज होने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो वो जो एक्साइटेड स्टेट में होता है उससे वो रिलैक्स स्टेट में आ जाता है, तब हमारा गामा डीके होता है। क्लियर? उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारा डीके लो। ठीक है ना? डीके लो इस सबसे इंपॉर्टेंट है। डीके लो क्या होता है, एक तो होता है dn अपॉन dt इक्वल टू लेमडा एन, ये हमारा डीके लो था। डेरिवेटिव ऑफ dn अपॉन dt इक्वल टू लेमडा एन। लेमडा मतलब होता है डीके कांस्टेंट, और उसको जब हम इंटीग्रेट करके वहां से इक्वेशन मिलता है n इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लेमडा। n नॉट मतलब ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट एट द वन टाइम इक्वल टू 0। एन जो है नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस, अभी जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है टी टाइम पे, जो एक्टिव न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, देखो कुछ न्यूक्लियस तो डीके हो गए होंगे। डीके होने के बाद जो बचे हुए न्यूक्लियस है ना, एक्टिव न्यूक्लियस है, वो हो गया हमारा एन। यहीं पे एक न्यूमेरिकली एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं बनाता हूँ, एन इक्वल टू एन नॉट इक्वल टू 1/2 टू दी पावर स्मॉल एन। स्मॉल एन को हम बोलेंगे टी, टाइम पॉन टी एच। टी एच मतलब हो जाएगा हाफ लाइफ। क्लियर है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है। क्लियर? और हाफ लाइफ मतलब क्या हो जाएगा, 50% न्यूक्लियस चले गए हैं, सिर्फ 50% न्यूक्लियस बचे हैं, वो जो टाइम पीरियड है उसको बोलेंगे हाफ लाइफ। और हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है नेचुरल लॉग 2 अपॉन लेमडा। लेमडा मतलब डीके कांस्टेंट, नेचुरल लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.693 अपॉन लेमडा। और आपको अगर एक्टिविटी निकालना है जिसकी यूनिट बेक्फेरल में होती है, डीके पर सेकंड में होती है, तो वो भी सेम फॉर्मूला ए इक्वल टू ए नॉट ई टू दी पावर माइनस लेमडा टी। और जिसको हम चाहे तो ये dn बाय dt को हम एक्टिविटी बोलते हैं, विच इक्वल टू लेमडा एन हो सकता है। क्लियर? और आपको अगर एवरेज लाइफ निकालना है तो एवरेज लाइफ इज इनवर्स ऑफ वेव, एवरेज लाइफ इज इनवर्स ऑफ डीके कांस्टेंट। तो टाउ इक्वल टू होता है 1 बाय लेमडा, तो हमें एवरेज लाइफ दे देता है। So these are the main formula of structure of atom and nuclei chapter. I hope हम मिनिमम ये फॉर्मूले याद रख लेंगे।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।